हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल क्रिस्टल क्लियर। जहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट द एज ऑफ रेवोल्यूशंस, जिसमें हमने ग्रीस का रेवोल्यूशन, रोमांटिसिज्म, फ्रांस का रेवोल्यूशन विच वाज कॉल्ड जुलाई रेवोल्यूशन, देन ब्रसल्स का रेवोल्यूशन, इन सारे रेवोल्यूशंस के बारे में हमने पढ़ा था। सो उसी में हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे अबाउट द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, जो कि हुआ था 1848 में इन जर्मनी। ये जो रेवोल्यूशन है और पिछले के जितने रेवोल्यूशंस थे उसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि पिछले जितने भी रेवोल्यूशंस हुए थे वो ज़्यादातर सोसाइटी के पुअर सेक्शन ने स्टार्ट किया था, और ये जो रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, ये स्टार्ट किया था एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल ने और बिजनेसमैन ने। 1848 में हुआ क्या, जर्मनी के जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे वो यूनाइट हो गए और उन्होंने यूनाइट होकर के अपना एक ग्रुप बनाया जिसका उन्होंने नाम रख दिया जर्मन नेशनल असेंबली। इस असेंबली में 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट हुए और उन्होंने अपना एक पार्लियामेंट बनाया इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, जहाँ पे एक चर्च था विच वाज कॉल्ड सेंट पॉल चर्च, जहाँ पे उन्होंने अपना फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का सेशन कंडक्ट किया। अब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ये चाहता था कि जर्मनी जो है वो यूनाइट हो जाए, यूनिफाई हो जाए, और जर्मनी शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसी वजह से उन्होंने प्रशिया के राजा को रिक्वेस्ट किया टू टेक अप द पोजीशन ऑफ द मोनार्क ऑफ यूनिफाइड जर्मनी। लेकिन जब प्रशिया के राजा फ्रेडरिक विलेम फोर को ये ऑफर मिला तो उन्होंने ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, और रीज़न ये था दैट कि वो अपना पावर कॉन्स्टिट्यूशन के हाथ में नहीं देना चाहते थे, वो अभी भी एब्सोल्यूट मोनार्क बन करके रहना चाहते थे। दैट इज़ वाई ही रिजेक्टेड द ऑफर। और इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की एक बहुत बड़ी वीकनेस थी कि इसमें आर्टिसंस और वर्कर्स के लिए स्पेस नहीं था, उनके डिमांड्स को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी। दैट इज़ वाई दिस वॉज इनहेरेंटली वीक, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वॉज इनहेरेंटली वीक। और इसी का फ़ायदा उठाया फ्रेडरिक विल्हेम ने। उसने क्या किया, उसने बाकी राजाओं के साथ मिल करके इस पार्लियामेंट को डिसबैंड कर दिया। दिस वॉज द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। और कभी कभी ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट करके भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। 1848 से पहले क्या था, 1848 से पहले नेशनलिज्म वर्ड को यूज़ किया जाता था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन। लेकिन 1848 के बाद क्या हुआ, जितने भी कंजर्वेटिव मोनार्क्स थे, राजा वगैरह थे, उन्होंने नेशनलिज्म वर्ड को मैनिपुलेट करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्होंने लोगों के नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को इग्नाइट करके पहले वो क्या करते थे, पहले वो पूरे कंट्री को यूनिफाई करते थे इनटू वन सिंगल कंट्री, और फिर वो उस सिंगल कंट्री का खुद राजा बन जाते थे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जर्मनी एंड इटली। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का सबसे पहला अटेम्प्ट हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जो कि हमने अभी जस्ट पढ़ा था इन द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। लेकिन ये जो अटेम्प्ट था ये एक फेल्ड अटेम्प्ट था, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आफ्टर द फेलियर ऑफ द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, प्रशिया के राजा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया टू यूनिफाई जर्मनी। प्रशिया उस टाइम पे एक किंगडम था अमंग द मेनी किंगडम्स ऑफ जर्मनी। प्रशिया के चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क को मेन आर्किटेक्ट कहा जाता है ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। उन्होंने प्रशियन आर्मी और प्रशियन ब्यूरोक्रेसी के मदद से उन्होंने यूनिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया, अचीव किया। अब प्रशिया ने 7 सालों में, फ्रॉम 1865 टू 1871, इन 7 सालों में उसने 3 वॉर्स लड़े विद डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस, and he completed and he was victorious in all the 3 wars, and finally on 18 January 1871 the unification process was completed, and the king of Prussia, William I, he was proclaimed as the emperor of unified Germany। अच्छा, अब मैंने आपको ये नहीं बताया कि उन्होंने प्रशिया ने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस से क्यों लड़ाई करी। ये एग्ज़ाम में लिखने को नहीं आता है और ना ही आपके बुक में दे रखा है, लेकिन फिर भी आपको शॉर्ट में पता होना चाहिए दैट सबसे पहले प्रशिया ने डेनमार्क से वॉर किया, और रीज़न ये था कि डेनमार्क ने जर्मनी की 2 किंगडम्स को ऑक्यूपाई कर लिया था। वन वॉज स्लेशविक एंड द अदर वॉज हॉल्स्टीन। उन किंगडम्स को छुड़ाने के लिए
प्रशिया ने डेनमार्क से लड़ाई करी जिसमें वो विक्टोरियस था। सेकंड, प्रशिया ने ऑस्ट्रिया से लड़ाई करी। उसका रीज़न ये था कि यूनिफाइड जर्मनी का किंग सिर्फ एक ही हो सकता है। तो उस टाइम पे प्रशिया और ऑस्ट्रिया बिगेस्ट किंगडम थे, स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम थे इन जर्मनी। सो इसी वजह से प्रशिया अपने कंपेटिटर को रिमूव करना चाहता था। दैट इज़ वाई प्रशिया फॉट विथ ऑस्ट्रिया। थर्ड वॉज विथ फ्रांस। थर्ड वॉर वॉज विथ फ्रांस, और फ्रांस से इसलिए लड़ाई करी प्रशिया ने क्योंकि प्रशिया को पता था कि फ्यूचर में कभी भी फ्रांस उन पर अटैक कर सकता है, क्योंकि फ्रांस इज़ द नेबरिंग कंट्री ऑफ जर्मनी और फ्रांस बहुत ही पावरफुल किंगडम है। सो इसी वजह से प्रशिया को फ्रांस से भी लड़ करके उनको भी हराना पड़ा, ताकि फ्रांस कभी भी फ्यूचर में सोचे ना टू अटैक जर्मनी। सो दिस वॉज द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। नाउ इन मिड ऑफ 19th सेंचुरी, दैट इज अराउंड 1850s, इटली जो था वो डिवाइडेड था इनटू 7 स्टेट्स, out of which only one state, that is Sardinia Piedmont, was ruled by an Italian prince, जहाँ पे एक इटली का ही एक रूलर रूल कर रहा था, सर्दिनिया पिएडमोंट। बाकी के जो 6 स्टेट्स लाइक पार्मा, मॉडर्ना, टस्कनी, वेनिस, पेपल स्टेट्स एंड किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, ये जो बाकी के 6 स्टेट्स थे यहाँ पे फॉरेन रूलर्स रूल कर रहे थे। जैसे कि इटली का जो नॉर्दर्न पार्ट था उस पर बेसिकली ऑस्ट्रियन फोर्सेस का रूल था। इटली का जो सदर्न पार्ट था वहाँ पे स्पेनिश किंग रूल कर रहा था जो कि बर्बन डायनेस्टी को बिलोंग करता था, और इटली का जो सेंट्रल पार्ट था वहाँ पे पोप रूल कर रहा था। सो इटली के यूनिफिकेशन में 3 लोगों का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, और ये 3 लोग थे जिसेपी मजीनी, काउंट केवर एंड जिसेपी गरिबल्दी। सो एक एक करके हम इनके कंट्रीब्यूशन जानते हैं। सबसे पहले जिसेपी मजीनी। सो जिसेपी मजीनी एक रेवोल्यूशनरी था जो कि इटली को एक रिपब्लिक बनाना चाहता था। उसके लिए उसने एक सीक्रेट सोसाइटी भी बनाया था, यंग इटली, हमने पढ़ रखा है पहले। उसने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाया था, यंग इटली इन मार्सेल्स। अब ये जो मजीनी था इसने कई बार कोशिश करी थी कि वो इटली में रेवोल्यूशन लाए, लेकिन वो अपने अटेम्प्ट में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सो जब मजीनी फेल हो गया, उसके जाने के बाद काउंट केवर जो कि सार्दिनिया पिएडमोंट का चीफ मिनिस्टर था, उसने रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया टू यूनिफाई इटली। ठीक है, अब ये जो काउंट केवर है, ना ही ये एक कोई डेमोक्रेट है और ना ही एक रेवोल्यूशनरी था। उसने अपने टैक्टफुल डिप्लोमेसी के हेल्प से फ्रांस को अपना अलायंस बना लिया, अपना दोस्त बना लिया, और फ्रांस के साथ मिलकर के ऑस्ट्रिया को हरा दिया और रिमूव कर दिया फ्रॉम दी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इटली। उसके बाद हम बात करते हैं जिसेपी गरिबल्दी के बारे में। जिसेपी गरिबल्दी जो था बेसिकली ही वॉज अ सोल्जर। सो वो जाता है इन द किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, दैट इज इन द सदर्न पार्ट ऑफ इटली। सो वहाँ पे जाने के बाद विद द हेल्प ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स एंड विद द सपोर्ट ऑफ द लोकल पेजेंट्स, वो वहाँ के राजा स्पेनिश रूलर को हरा देता है, और इस तरीके से इटली, पूरा जो इटली है वो यूनिफाई हो जाता है इन द ईयर 1861। और इस यूनिफाइड इटली का जो राजा है वो सार्दिनिया पिएडमोंट का राजा विक्टर इमैनुअल II, वो यूनिफाइड इटली का राजा बन जाता है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, then about the source of tensions in the Balkan region, and what is an allegory. So I hope you have liked this video. If you have liked this video, please do share it, subscribe and like, and thank you everyone for listening to this video.